लोकतांत्रिक एवं राष्ट्रवादी क्रांति। इतिहास संबंधित सन 1600 से 19 के अंतर्गत, जिसमें क्या था, सन 1600 में दुनिया के अधिकांश इलाकों में राजा महाराजाओं या फिर सामंतों का ही शासन था और वे अपने अधीन लोगों पर अपनी मर्जी से शासन भी करते थे, जिससे क्या करते थे, लोगों पर मनमाने कर वसूल भी करते थे और विरोध करने वालों को प्रताड़ित करना, जेल में डालना या मार देना, लोगों की संपत्ति को मनमाने तरीके से जब्त करना और अपनी मर्जी के अनुसार कानून बनाना या बदलना, ये आम बात हो गई थी। क्या होता था, इतिहास से संबंधित जो कानून बनाने वाले थे और उसे लागू करने वाले तथा न्याय देने वाले सब राजा और सामंत का ही थे, इसलिए उन पर कोई रोक टोक नहीं थी। राज्य चलाने का काम लोगों का नहीं बल्कि राजाओं का था, यानी लोकतांत्रिक नहीं थे। यही नहीं, क्या था, राज्य जो बनाने का काम लोगों का नहीं केवल राजाओं का था और राजा सेना के दम पर जितनी जमीन लोगों पर हुकूमत जमा सकते थे उससे राजा बनते थे और इसमें राष्ट्र के लोगों की जो सोच, संस्कृति, जरूरत और भावनाओं की कोई भूमिका भी नहीं थी। यानी यहाँ पे राजा तो थे पर वे राष्ट्रवादी नहीं थे। इस कारण शासन के प्रति लोगों की जो भावनात्मक है वह लगाव सीमित होने लगा था और यही जब परिस्थिति बदलाव लाने लगी तब 17वीं से 19वीं सदी से जुड़ी हुई आज दुनिया में अधिकांश जो देश हैं लोकतांत्रिक तरीके से शासित हो रही हैं। यानी सारे वयस्क जो लोग हैं मिलकर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं जो कानून बनाते हैं और शासन चलाते हैं और एक निश्चित समय के बाद क्या करते हैं, फिर चुनाव होते हैं। ये नए लोग चुने जाते हैं जिससे नागरिकों के अधिकार कानून की तरह संरक्षित रहे। इसने बदलाव में इंग्लैंड से शुरुआत हुई थी, जिसके बारे में हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। हम चर्चा करेंगे किस तरीके से लोकतांत्रिक एवं राष्ट्रवादी क्रांति का विकास हुआ था। 8.1 जिससे इंग्लैंड के राजा और संसद के बीच संघर्ष। जैसे भी इसके पहले भी लोकतंत्र के बारे में समझे थे, आइए देखते हैं जिसमें किस तरीके से इंग्लैंड के राजा द्वारा संसद कार्य किया। जिसमें आता है, जैसे 17वीं सदी की जब शुरुआत हुई थी तो इंग्लैंड पर राजाओं का ही शासन था, लेकिन उन दिनों क्या थे, इंग्लैंड में जो राजा की प्रजा तो है संवाद करने की जो व्यवस्था थी जिसे पार्लियामेंट कहते हैं और जो वर्तमान में आज पार्लियामेंट को हिंदी में संसद कहते हैं। जब कभी राजा को कर लगाने होते या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता था तो वो क्या करते थे, पार्लियामेंट बुलाकर और उनकी राय लेकर यह लागू करते थे और यह परंपरा भी बन गई थी कि बिना पार्लियामेंट की सहमति के बिना कोई कर नहीं लगाया जा सकता। क्या होता है, पार्लियामेंट जो 2 सदनों में विभाजित होता है। पहला आ जाता है जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स और दूसरा आता है हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जो सदस्यता रहते हैं वह गिरजाघर या उच्च पादरी और कुछ वंशानुगत जमींदार थे और दूसरा आता है जैसे हाउस ऑफ कॉमन। इसमें चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जिन्हें गांव या शहरों की संपत्ति वाले पुरुष मतदान द्वारा चुने जाते हैं, जिसमें महिलाओं और गरीब किसान एवं मजदूरों के मत के अधिकार नहीं होता। जैसा कि मध्यकालीन भारत में जब संसद जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी तब क्या करते थे, बादशाह या राजा अपनी मर्जी से शासन चला सकते थे और वे अपने चेहरों पर संबंधित सलाहकारों की राय लेते थे और उनकी सलाह से ही उनके लिए अनिवार्य रूप से कार्य करते थे। इस तरीके से कर बढ़ाना या घटाना भी निर्णय जो है राजा अपने समझ की सूझबूझ से करता था, जिससे प्रजा को कोई कानूनी भूमिका नहीं होती थी।
जैसा कि क्या होता था 17वीं सदी में इंग्लैंड के जो राजा थे, संसद के बीच रिश्ता तो क्या था, अटूट था। एक तरफ संसदीय राजकाई थी तो दूसरी तरफ वह राजा के संसद प्रतिनिधि की जवाबदेही नहीं चाहते थे। इस तरीके से सन 1603 में जेम्स प्रथम राजा बने और उनका मानना था कि जो राजा को उसकी शक्ति ईश्वर से मिलती है और वह केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी न होकर वह संबंधित सभी के लिए, अतः संसद उसके काम पर सवाल भी उठा सकती थी। इस कारण वह 1625 में क्या किए, चार्ल्स प्रथम गद्दी पर आसीन तो हुआ, लेकिन उसके बाद संसद के बीच मतभेद भी बढ़ने लगा, जिससे दोनों के बीच कर वसूलने के अधिकार को लेकर झगड़े भी शुरू होने लगे। इस तरीके से वह परिवर्तन आने लगा और समय के साथ साथ बदलाव आया, जिससे यह निर्णय होता है कि बिना लड़ाई झगड़े के या खून खराबे हुए बिना क्या होना चाहिए, शासन लागू होना चाहिए। इंग्लैंड में लोकतंत्र के प्रयासों में दो महत्वपूर्ण पहलू था, जिसमें पहला है राजाओं के अधिकार पर नियंत्रण और दूसरा उसके निरंकुशता की जगह चुने हुए प्रतिनिधि शासन, जिसमें दूसरा पक्ष था कि चुनाव की प्रक्रिया सब लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। और 18वीं सदी की जो धीरे धीरे संसद के प्रति जिम्मेदार और मंत्रिमंडल की व्यवस्था भी बनी थी। इस तरीके से 19वीं सदी अंत में वोट देने का अधिकार मजदूरों को भी मिलने लगा था और आगे चलकर वह 20वीं सदी में महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया। इस तरीके से लोकतांत्रिक बदलाव पूरा होने में 250 वर्ष से अधिक समय लगा। यहाँ पे ये था कि लोकतंत्र स्थापित करने के लिए लगभग 250 वर्ष तो समय लग ही गया था। अगला जो दिया है मध्यम वर्ग के लोग और उनके विचार, इसमें यह था कि जो लोकतंत्र स्थापित करने में जब इतने वर्ष या इतने साल लग गए थे, तो सवाल यह भी है कि इंग्लैंड में या बाद में यूरोप में या अन्य देशों में क्या क्रांति हुई थी क्या? इस संघर्ष में कौन लोग आगे आए और उन्हें किसकी प्रेरणा में सहायता मिली और कौन से क्षेत्र की ओर आगे बढ़े? तो इस संघर्ष में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उसी नए मध्यम वर्ग की है, जिसकी हम चर्चा कर चुके थे। और इंग्लैंड के इस मध्यम वर्ग में जो छोटे या बड़े व्यापारी थे, जो देश विदेश के व्यापार करके क्या करते थे, पैसा कमा रहे थे, और इसके अलावा वे छोटे ज़मींदार तथा अनाज आदि बेचकर जो मुनाफा कमाना चाहते थे, वे सब लोग राजाओं सामंताओं की जो मनमानी से क्या थे, परेशान हो गए थे और वे ऐसा राज्य चाहते थे जो कि उनके व्यापारियों के हित के लिए रक्षा कर सके और कम कर लगाएं। तो इसके अलावा कारीगर, किसान, मजदूर आदि जो सामंती व्यवस्था से त्रस्त थे और वे न केवल राजाओं के सामंतों की मनमानी खत्म करना चाहते, बल्कि वे समाज की बुनियादी परिवर्तन को भी क्या चाहते थे, परिवर्तन चाहते थे, ताकि वे ऊंच नीच को, ये जो भेदभाव को मिटा सकें। उनमें कई लोग ऐसे भी थे जो गणतंत्र की पक्ष में थे और यह भी चाहते थे कि उनकी जो जमीन जैसे उत्पादक साधन सबका समान अधिकार हो और सब लोग मेहनत कर अपनी आजीविका को जी सकें और उन्हें अनेक सुविधाएं मिल सकें। जैसे हम देख सकते हैं कि मध्यम वर्ग के जो विचार या कारीगर व किसान आदि लोग जो थे, उनके विचारों में बहुत अंतर था, जिसमें चार्ल्स जो प्रथम को हराने की दोनों से मिलकर यह प्रयास था कि फिर भी क्लारियस की जो गरीब तबकों के सत्ता के बाहर रखा गया था। तो इसका अर्थ है जो सन 1649 में प्रकाशित एक पर्च, जिसमें यह दिखाया गया थी कि गौर कीजिए कि इंग्लैंड में जब लोग आज़ादी नहीं हो सकी या आज़ाद नहीं मिल सका, तो उन्होंने गरीबों के पास ज़मीन ना होकर उनके सामूहिक ज़मीन की खेती करने में भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार से इंग्लैंड की नई अर्थव्यवस्था में व्यापार उद्योग को महत्वपूर्ण बढ़ा, लेकिन इस कारण बदलाव या अनेक लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका भी रहा, जिसमें राजा, सामंत और बड़े भूस्वामी जो 17वीं सदी तथा उतने ताकतवर नहीं रहे, इन पर उन्होंने सामूहिक आकांक्षाओं पर रोक लगा दी। यूरोप का
जैसे मध्यम वर्ग में रेनेसां, वैज्ञानिक क्रांति, धर्म सुधार, प्रबोधन आंदोलन विचारों का तो बहुत प्रभावी रहा, लेकिन इसी दौर पर अनेक राजनीतिक विचारक भी हुए थे जो निरंकुश राजशाही और विरोध किया, क्योंकि और वो लोकतंत्र का समर्थन भी किया। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम सन 1775 से 1783 में, जब 17वीं और 18वीं सदी में इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका ने अपना जब उपनिवेश स्थापित किया, तब वे 17 प्रांतों में बढ़ गए थे। लेकिन इसमें जब इंग्लैंड से बहुत बड़ी संख्या में कृषक, कारीगर, व्यापारी आदि जाकर जब बसे, तब 18वीं सदी में इन अमेरिकी उपनिवेशों के लिए क्या हो गया था, इंग्लैंड की जो संसद कानून बनाती थी, परंतु वहाँ के जो लोग थे वे संसद के प्रतिनिधि चुनने के अधिकार तो नहीं था, जिससे संसद ने न जो कर वह शुल्क लगाए वह कानून बनाए, वे अमेरिकी उपनिवेश निवासियों के हित के लिए नहीं, बल्कि वह इंग्लैंड के व्यापारियों के हित के लिए था। इससे यह होता है कि जो अमेरिकी उपनिवेश के लोग जो हैं वे नारा भी लगाया जिसमें बिना प्रतिनिधित्व का कोई कर नहीं। जब सन 1744 में सभी उपनिवेशों ने विरोध कर स्वरूप फिलाडेल्फिया ने अपने प्रतिनिधियों की एक संयुक्त बैठक रखी, जिससे कांग्रेस कहा गया था, और कांग्रेस ने इंग्लैंड के राजा जॉर्ज तृतीय ने अनुरोध भी किया था कि उपनिवेश जो हैं अपने लिए कानून बनाने का अधिकार दिया जाए, जिससे राजा ने इसे बगावत माना और सन 1775 में अमेरिका पर युद्ध की घोषणा भी कर दी, जिससे अमेरिका में बसे लोगों ने इंग्लैंड से टक्कर लेने का भी फैसला किया, जिसमें फिलाडेल्फिया ने 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधित्व का तीसरी बैठक कर कांग्रेस, और 4 जुलाई 1776 में उसने अफ्रीका की स्वतंत्रता की घोषणा ही कर दी। सन 1781 में जब अमेरिका ने फ्रांस की सैन्य मदद लेकर इंग्लैंड के खिलाफ जब युद्ध जीता, उसी समय जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका ने युद्ध जीता था और पहला राष्ट्रपति चुना, जिसका नाम था जॉर्ज वाशिंगटन। सन 1781 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रीय जो सरकार थे वह गणतांत्रिक संविधान थे, और यह ऐलान किया कि इसके निर्माताओं की थॉमस जेफरसन ने भी, जिन पर लॉक और रूसो जैसे विचारकों का बहुत प्रभाव रहा था, और उनके प्रयासों में अमेरिका संविधान के नागरिकों के अधिकार और संघीय शासन प्रणाली, जिसमें शक्तियों के विभाजन में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के मध्य शक्ति का विभाजन भी हुए और एवं उसमें सम्मिलित भी किया गया था। अगला है 8.4, जिसमें फ्रांसीसी क्रांति। जब इंग्लैंड की क्रांति और अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम के बाद जब फ्रांस में सन 1789 से 92 के जब बीच क्रांति हुई, जिसे हम फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं, और इसे विश्व में सर्वाधिक प्रभावित करने वाले घटनाओं में भी माना जाता है। 17वीं सदी में जब फ्रांस में इंग्लैंड की तरह क्या हो गई, एक निरंकुश राजशाही स्थापित हुई थी, पर वहाँ इंग्लैंड की तरह नए कर आदि लगाने के लिए भी राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों से अनुमति लेने की प्रथा थी। तो इसके लिए उन्होंने सभा बुलाई, जिसे एडजस्ट जर्नल कहा जाता था, और उस समय फ्रांसीसी समाज जो है 3 श्रेणियों में विभाजित था। पहला स्टेट ईसाई चर्च पादरियों का था, दूसरा स्टेट अभिजात्य वर्ग और तीसरा था स्टेट में बाकी सामान्य लोग थे, जिनमें वकील, व्यापारी, कारीगर, किसान, मजदूर आदि को सम्मिलित किया गया था। वैसे देखा जाए तो संख्या में पहले और दूसरे में लोग तो कम थे, लेकिन इसकी आबादी जो है 2.5% थी, जबकि अधिकांश लोग जो हैं 97.5% जो तीसरे स्टेट में थे। और पहले और दूसरे के हिसाब से सदस्यों की कई कानूनी रियासतें तो नहीं थीं, लेकिन पहले स्टेट में क्या थे, पादरी चर्च के लिए, बाकी लोगों के लिए टैक्स नामक धार्मिक कर वसूलते थे, पर 2 स्टेटों के राजाओं में कोई कर नहीं था। इसमें यह था कि राजकीय काम के लिए क्या करते थे, बेकार तो नहीं थे,
लेकिन अधिकांश उच्च पादरी जो दूसरे स्टेट के अभिजात के परिवारों से ही थे, जिसके कारण वे स्टेट के लिए वे रुख एक जैसा भी नहीं था। उसमें इस प्रकार से भेदभाव उत्पन्न होते रहता था। जब राजा सलाह लेने के लिए तीनों स्टेटों को बुलाते थे तो वे हर एक स्टेट के एक एक मत का अधिकार था। इसका परिणाम यह हुआ कि वे जो भी प्रस्ताव पहले दो स्टेटों में स्वीकार होता वह पारित हो सकता था, लेकिन तीसरा स्टेट में जो 97% आबादी का प्रतिनिधित्व करता था वह बिना पहले दो स्टेटों की अनुमति के कोई प्रस्ताव पारित नहीं कर सकता। इस कारण कानून रूप में करों का बोझ केवल तीसरे स्टेट पर पड़ता था, लेकिन इनके निर्णय लेने से पहले दो स्टेटों के हाथों में भी लिया जाता था। आगे जब 1774 में जब लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा तब उसे वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा था और फ्रांस द्वारा लड़े जा रहे युद्धों के कारण वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया था। इससे वे निपटने के लिए सारे उपाय असफल रहे तो राजा ने लुई 16वां के पास क्या किए थे, कर लगाए जाने वाले करों में वृद्धि के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था। इस प्रकार वह लुई 16वें में 5 मई सन 1789 में नए करों का प्रस्ताव किया, जो तीसरी स्टेट की सभा स्टेट जनरल ऑफ बैठक में बुलवाई थी। साथ ही साथ नागरिकों के अधिकारों की घोषणा इसका पहला कदम था और सन 26 अगस्त सन 1789 में नेशनल ऑफ असेंबली ने पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र को पारित किया, जिसमें पुरुष और नागरिक अधिकार का घोषणा पत्र में यह लागू किया गया था। जिसमें पहला आता है पुरुष स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र हैं और उसके अधिकार भी समान होते हैं।